कहानी की शुरुआत में हमें सियोजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा है, जिस दौरान होम शब्द का इस्तेमाल होता है। उसके कलीग ने होम शब्द का मतलब पूछा। बार बार इस शब्द के इस्तेमाल से सियोजिन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने उभर आती है कुछ धुंधले दृश्य। तेज बारिश हो रही है। सियोजिन ड्राइव कर रहा है। बगल में उसकी पत्नी बैठी है। वो गाड़ी से उतरता है। पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आई, मगर किसी ने बीच रास्ते में उसकी पत्नी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। सियोजिन के लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाता और इसके साथ ही वो एक और धुंधले दृश्य को देखता है जहाँ पर वो किसी पार्क में है और एक बच्ची उसके सामने खड़ी है, मगर उसके पीछे मुड़ने के पहले ही सियोजिन की आंख खुल जाती है। उसकी पत्नी को मरे 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर पुलिस अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ पाई। सियोजिन हिप्नोटाइज की मदद से वारदात वाले दिन को याद करने की कोशिश करता है ताकि अपने पत्नी के खूनी को पकड़ सके, लेकिन अभी तक उसके हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने उसे दवाइयों के साथ कुछ दिनों का आराम और हिप्नोटाइज को फिलहाल के लिए बंद करने को कहा है, लेकिन वो डॉक्टर की बात सुनने को राजी नहीं। वो घर वापस आता है जहाँ पे उसकी 6 साल की बेटी है। उसका नाम युना है। पत्नी की मौत के बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपने माँ बाबा के पास शिफ्ट हो गया। काम की मशरूफियत की वजह से वो युना को समय नहीं दे पाता। पहले तो माँ का सहारा था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। सियोजिन ने अभी तक अपनी बेटी को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताया। उसे तो बस ये पता है कि उसकी माँ कुछ समय के लिए कनाडा गई है। इस घर में उसका मन नहीं लगता, इसलिए वो अपने पापा से कहती है कि पुराने घर से वो उसका फेवरेट खिलौना ला दे। इतने महीनों बाद अपने पुराने अपार्टमेंट जाकर सियोजिन को बड़ा अजीब लग रहा है। जहाँ कभी उसका हंसता खेलता परिवार बसता था, आज वहाँ बस सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ है। किस तरह किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी पूरी तरह वीरान हो जाती है। अब वापस घर आकर उसे चाइल्ड केयर सेंटर से फोन आता है। 1986 में जो बहन खो गई थी वो अब अचानक मिल गई है। सियोजिन तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। उसकी बहन का नाम यूजिन है। कितने सालों बाद वो उसे सामने देख रहा है। भाई बहन ही सही, मगर आज वो दोनों एक अनजान की तरह मिल रहे हैं। सियोजिन ने पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी। उसने इतने दिनों तक कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की और आज अचानक वो वापस क्यों आ गई। यूजिन ने उसे बताया कि उसे मालूम ही नहीं था कि वो अपने माँ बाबा की गोद ली हुई बेटी है। अभी हाल फिलहाल में ही उनके देहांत के बाद उनके पास पड़े एक खत के जरिए मुझे मालूम पड़ा कि वो मुझे किसी पार्क से उठा लाए थे और फिर उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा। इतने सालों बाद अचानक किसी का यूं आकर कहना कि वो उसकी बहन है। सियोजिन को ये बात हजम नहीं हो रही। उसने उसे डीएनए टेस्ट का कहकर वहाँ से चला आता है और जब तक इस डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आता वो अपने माँ बाबा को भी कुछ नहीं बताएगा। फिर एक सुबह उसने अचानक देखा कि उसकी छोटी सी बहन वापस आ गई है। नींद खुली तो देखा कि वहाँ उसकी बेटी युना खड़ी है। वो उसे बताती है कि दादी बहुत रो रही है। नीचे जाकर देखा तो उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट खुली पड़ी थी। वहाँ लिखा है कि उस लड़की के साथ उनके परिवार का 99.99% मैच है और यही रिपोर्ट देखकर उसकी माँ रो पड़ी है। यानी कि वही उनकी खोई हुई बेटी है जो सालों बाद उन्हें वापस मिल गई है। इसके बाद वो पूरा परिवार एक साथ डिनर के लिए जाता है। अपनी बेटी को इतने सालों बाद पाकर सियोजिन के माँ बाबा बहुत खुश हैं और अब वो सियोजिन को अपने परिवार के साथ आकर रहने को कहते हैं। यूजिन पेशे से नर्स है। उसने अपनी नर्सिंग का काम छोड़ दिया। ऑफिस से अपना सामान लाते वक्त आखिरी बार वो अपने कलीग से मिली, जिसे देखकर लगता है कि वो सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। सियोजिन जो कि एक आर्किटेक्ट है, उसने अपनी बहन की याद में ये घर बनाया था। आज वो जिस घर में रह रहे हैं, आज इतने सालों बाद उसकी वही खोई बहन अपने घर वापस आ गई है। धीरे धीरे करके यूजिन ने सबका दिल जीत लिया, सबकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। समय समय पर माँ बाबा का खाना, उनकी दवाइयाँ, यहाँ तक कि युना की पूरी जिम्मेदारी भी उसने अपने ऊपर ले ली है। बहुत थोड़े ही दिनों में वो मानो पूरे घर की आंखों का तारा बन गई है। सियोजिन को पहले थोड़ा अजीब लगने पर भी जब उसने देखा कि उसका पूरा परिवार बहुत खुश है, वो भी उसे अपना लेता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके मन में एक अनजाना सा डर है। सियोजिन इस बात का जिक्र अपने साइकोलॉजिस्ट से करता है, लेकिन वो उसे इन सारी फालतू बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी दवाइयाँ जारी रखने को कहता है। एक दिन जब वो घर पर है तो उसने देखा कि उसकी माँ के लिए एक नया फिजियोथेरेपिस्ट रखा गया है। पुराने वाले को निकालने से पहले उससे पूछा तक नहीं गया। उसकी माँ
पहले हर रविवार को चर्च जाया करती थी, लोगों से मिला जुला करती थी, लेकिन अब उन्होंने वो सब बंद कर दिया है। यूजिन के आने के बाद से घर के फैसले उसके अनजाने में लिए जाने लगे हैं। इन सारी बातों से परेशान होकर एक रात उसे नींद नहीं आती। जब वो आधी रात कोट कर पानी पीने फ्रिज तक गया तो उसने देखा कि यूजिन पर सीढ़ियों से जा रही है और उसकी गर्दन पर एक टैटू का निशान है। अगर वो अपने माँ बाबा को कुछ बताना भी चाहे तो उसकी बातों को हंसी मजाक में ले लेते हैं। वो सभी यूजिन की इतने कायल हुए पड़े हैं कि कोई भी सियोजिन की बात को तवज्जो नहीं देता। इसीलिए वो अपने घर की पुरानी नौकरानी से यूजिन पर नजर रखने को कहता है। अब एक दिन सियोजिन यूना को डांस क्लास लेकर जा रहा है, तभी यूजिन आकर उसे ले जाने की बात करती है। सियोजिन तैयार नहीं होता, लेकिन अपने घर के भरोसेमंद नौकरानी को उनके साथ जाता देख उसे तसल्ली हुई। अब डांस क्लास पहुंचकर अचानक वहाँ पर एक आदमी सियोजिन को किसी और नाम से जोर जोर से पुकारने लगा और वो घबरा कर वहाँ से निकल आती है। लिफ्ट पर जाकर उसने नौकरानी से कहा कि वो किसी काम से जा रही है, मगर वो आदमी पार्किंग लॉट तक उसका पीछा करता है और वो यूजिन का गला पकड़कर बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि यूना का डांस क्लास खत्म हो गया है। नौकरानी जब उसे लेकर आती है तो उसे यूजिन के हाव भाव कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। लिफ्ट से नीचे आकर पार्किंग लॉट में जिस तरफ उनकी गाड़ी खड़ी है वहाँ ना जाकर वो यूना को दूसरी तरफ से ले जाने लगती है। रानी को थोड़ा अजीब लगता है और वो रुककर वापस गाड़ी की तरफ मुड़ी तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है और किसी की लाश को ले जाया जा रहा है। ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले पीछे से यूजिन को बार बार आवाजें दे रहा था। नौकरानी को ये थोड़ा अजीब लगता है और वहीं लाश के सामने उसे यूजिन का कोट का बटन दिखा। गाड़ी में बैठने के बाद उसने सियोजिन को मैसेज में ये सब बताने की कोशिश की, लेकिन उसे घबराया हुआ देख यूजिन उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम इस परिवार में काफी समय से काम कर रही हो ना, काफी भरोसेमंद नौकरानी लगती हो, चलो मैं आज तुम्हें कहीं और ले चलती हूँ। ये कहकर वो गाड़ी मोड़ लेती है। घर आकर वो सबको बताती है कि उनकी नौकरानी किसी के साथ भाग गई है। सियोजिन को तो उसकी बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं होता। पिछले 5 साल से जो वफादारों की तरह हमारे घर पे काम कर रही हो, उसका अचानक इस तरह यूँ गायब हो जाना। मगर उसके माँ बाप को तो जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यूजिन जो भी कहती है उसके माँ बाप सर झुकाकर सब मान लेते हैं। मगर सियोजिन को चैन नहीं आता। वो उसी डिटेक्टिव के पास गया जो उसकी पत्नी का केस हैंडल कर रहा है और उसे पूरी बात बताई। दोबारा से सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर उन्होंने देखा कि उस दिन उसकी पत्नी के रोड एक्सीडेंट के वक्त यूजिन उसी रास्ते पर मौजूद थी। ये देखकर सियोजिन वापस से अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे एक बार फिर हिप्नोटाइज करने को कहता है, मगर इस बार वो उस कार एक्सीडेंट वाले ड्राइवर का चेहरा साफ साफ देख पाता है। घर आकर उसने देखा कि यूजिन एक नई नौकरानी लेकर आई है। उनका कहना है कि वो उसकी माँ की फिजियोथेरेपिस्ट की होने वाली पत्नी है। ये सब सियोजिन से बिना पूछे किया जा रहा है। सियोजिन फिर अचानक से बीच में बोल पड़ता है कि हमें उन चाइल्ड केयर सेंटर वालों से मिलकर उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, जिन्होंने इतने सालों बाद हमारी बहन हमें वापस लौटा दी, और एक छोटे से डिनर ऑर्गेनाइज के साथ कुछ गिफ्ट्स भी देने चाहिए। अब बात को दूसरी तरफ घुमाने के लिए यूजिन की लाई हुई नौकरानी जानबूझकर गरम चाय की ट्रे उसकी माँ पर गिरा देती है। इससे सभी का ध्यान भटक जाता है और वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। अब सुजिन को पूरा यकीन हो गया कि इस यूजिन के अंदर कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है, और फिर चाइल्ड केयर सेंटर पर फोन करने पर पता चलता है कि वो बंद हो चुका है। उधर उनकी नर्सिंग होम की वो नर्स कलीग भी कोई नर्स नहीं है, बल्कि थोड़े से पैसों के लिए बस एक्टिंग कर रही थी। अब ये सारे सबूत लेकर सुजिन अपने माँ बाबा को दिखाता है और बताता है उन्हें कि वो चाइल्ड केयर सेंटर बंद हो चुका है, वो नर्स भी नकली है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी की मौत के वक्त यूजिन को वहाँ पाया गया है। और सारे सबूत अपने खिलाफ हुआ देख यूजिन रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, मेरे पिछले माँ बाबा ने मुझे ज्यादा दूर तक पढ़ाया लिखाया नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात सबके सामने आए, इसलिए मैंने झूठ कहा कि मैं एक नर्स हूँ, और फिर जो होना था वही होता है। उसके माँ बाप यूजिन को ये रोता हुआ देख नहीं सकते, लेकिन इतने सारे सबूत आंखों के सामने होने के बाद भी उन्हें यूजिन पर ही भरोसा है, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका है कि सियोजिन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इलाज करवा रहा है। वो अपने बेटे के साथ ही बदतमीजी करने लगते हैं और इतने में उसकी माँ बेहोश होकर गिर पड़ती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और यूजिन को वहाँ पर अपनी माँ के पास रख के सियोजिन घर लौट आता है। लेकिन लौटते वक्त वो चुपके से यूजिन के बालों का एक सैंपल ले लेता है और फिर उसे डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज देता है। जब वो घर लौटा तो देखता है कि यूना अब तक जाग रही है। यूजिन की लाई नौकरानी
उसे सुलाने लेकर जाना चाहती है, मगर सियोजिन उसे टोकते हुए यूना को अपने साथ सुलाना चाहता है। मगर यूना बार बार अपनी आंटी यूजिन को ही ढूंढ रही है। वो किसी हायोन की कहानी सुनना चाहती है। अब अगले दिन उसे स्कूल छोड़ते वक्त उसने टीचर से कहा कि वो यूना को किसी के साथ भी ना छोड़े, वो उसे खुद लेने आएगा। इसके बाद उसने हाया नाम की किसी बच्चे के बारे में पूछा, जो उसे लगा कि शायद यूना की क्लासमेट होगी, मगर टीचर ने बताया कि इस नाम की यहाँ कोई नहीं पढ़ती। वहाँ से सियोजिन डिटेक्टिव से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि जिस दिन डांस क्लास से उसकी नौकरानी गायब हुई थी, उसी दिन वहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय का खून हो गया था। हो न हो तुम्हारी नौकरानी ही उसे मारकर फरार हो गई है। तब सियोजिन उन्हें बताता है कि उस दिन वहाँ यूजिन भी थी, हो सकता है कि वो मेरी बहन ही ना हो। फिर वो डिटेक्टिव से इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर जाकर यूजिन से पूछताछ करने के लिए कहता है। जब डिटेक्टिव घर पहुंचा तो यूजिन ने पूरा मामला ही 336 डिग्री घुमा दिया। उसने उल्टा डिटेक्टिव को कन्विंस कर लिया कि सियोजिन अपनी पत्नी की मौत के बाद एक मानसिक बीमारी हो चुका है, जिसके इलाज के लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाता है। यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं पसंद करता और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज उसकी माँ अस्पताल में एडमिट है। एक तरफ जहाँ सियोजिन यूजिन के पर्दाफाश होने का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वो खुद डिटेक्टिव की आंख में गड़ गया है। यूजिन ने उन्हें सारे सबूत दिए कि कैसे उनकी नौकरानी घर छोड़कर भाग गई है, जो उसने और उसके पापा ने खुद देखा है। यहाँ तक कि उनके बाबा भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और तो और उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया कि उनके नौकरानी की फोन से आखिरी कॉल सियोजिन को ही गया था। सियोजिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे एक एक करके सभी उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। जब वो स्कूल के बाद अपनी बेटी योना को लेने गया तो पता चला कि यूजिन उसे लेकर जा चुकी है। घर पर सभी उसके हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। वो जैसा कहती वो सब वैसा ही करते। उसने सियोजिन के माँ बाबा के दिमाग में ये बात डाल दी कि हो सकता है कि मेरे आने के बाद जायदाद के बंटवारा हो जाने के डर से सियोजिन मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए उन्हें सारी संपत्ति योना के नाम कर देनी चाहिए। शायद इससे सियोजिन और मेरे बीच के हालात ठीक हो जाए। और उसके माँ बाबा राजी हो गए। घर वापस आकर सियोजिन ने अपने माँ बाबा को खिलौनों की तरह टीवी के सामने बैठा पाया। घर के नौकर और फिजियोथेरेपिस्ट आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मगर उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। ऊपर जाकर देखा तो यूना अकेले कमरे में चुपचाप बैठी हुई है। जब वो यूना के सामने गया तो उसने अपने बाबा से शिकायत भरी आवाज में कही, आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला कि माँ देश की बाहर गई है? माँ तो मर गई है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। ये सुनकर सियोजिन अपना आपा खो बैठता है और जाकर योजिन को एक थप्पड़ रसीद दिया। शोर शराबा सुनकर उसकी माँ अंदर आई और आते ही वो अपने बेटे पर बरस पड़ी कि वो ये सारी अशांति सिर्फ जायदाद के लिए कर रहा है। तुम्ही ने यूजिन को उस दिन मेले में गुम कर दिया था और इतने सालों से हम अपनी बेटी से जुदा रहे। सियोजिन अब ये सब सह नहीं पा रहा। वो अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाना चाहता है, लेकिन ताज्जुब की बात है योना भी अपने बाबा का साथ छोड़ देती है। वो उनका हाथ झटक कर कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यूजिन उसे भड़काने के लिए आ पहुँचती है और सियोजिन का हाथ दोबारा उस पर उठ जाता है। उस रात वो योना के साथ ही सोता है। सपने में कुछ लोगों को वो अपने बिस्तर के इर्द गिर्द खड़ा देखता है और डर के मारे उसकी नींद खुल गई। वो दरवाजे को लॉक करके नीचे उतर आया। वहाँ पर भी घर की खिड़की पर उसे कुछ लोगों की परछाई नजर आती है। डर के मारे वो चाकू उठा लेता है और तभी वो अपने माँ बाबा के कमरे से यूजिन की रखी नौकरानी को निकलते हुए देखता है, जो उससे कहती है कि जाकर सो जाओ। और उसकी गर्दन पर भी ठीक वैसा ही टैटू बना है जैसा यूजिन के गर्दन पर था। अगले दिन वो योना को साइकोलॉजिस्ट के पास रखकर उस आदमी की तलाश में जाता है जिसकी डांस क्लास के पार्किंग लॉट में मौत हो गई थी। उसके घर के ठिकाने पर जाकर वो देखता है कि ये आदमी दरअसल उसी हायून का पिता है, जिसके बारे में योना बार बार जिक्र करती थी। और उसकी हायून नाम की बच्ची कुछ दिनों से लापता है। तभी उसे उसके ब्रोकर का फोन आता है, जो उसे पूछता है कि क्या आप अपना पुराना फ्लैट बेच चुके हैं? सियोजिन ने झुंझलाते हुए कहा, कितनी दफा कहा है कि मैं वो फ्लैट कभी नहीं बेचने वाला। तब ब्रोकर ने कहा, आपकी फ्लैट की लाइट जली देख मुझे लगा कि आपने इसे किसी को बेच दिया है। ये सुनकर सियोजिन हक्का बक्का रह गया और तुरंत अपने पुराने फ्लैट के लिए निकल जाता है। वहाँ जाकर उसने देखा कि वाकई में फ्लैट की लाइट जली हुई है और बाथरूम में जाकर देखने पर उसे अपनी पुरानी नौकरानी की लाश मिलती है। वो चिल्लाते हुए बाहर निकल ही रहा था कि किसी ने उसके सर पर कोई भारी चीज दे मारी। जब उसे होश आया
तो उसने खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाया और सामने वही आदमी खड़ा है जिसने उसकी पत्नी का एक्सीडेंट किया था और इसी ने चाइल्ड केयर सेंटर के हवाले से फोन करके बताया था कि उसकी गुमशुदा बहन मिल गई है। यानी कि ये सब कुछ वो बहुत दिनों से एक प्लानिंग के मुताबिक कर रहे हैं। सियोजिन के नाक से भी उसकी माँ की तरह खून बहने लगा, क्योंकि यूजिन काफी लंबे समय से उन्हें एक खास तरह का केमिकल दे रही है, कभी खाने के जरिए या कभी हवा में खुशबू की तरह। और इस केमिकल के नशे में वो उनके माँ बाबा से जो कुछ भी कहती वो उन्हें सच लगने लगता। इसीलिए वो दोनों इतनी आसानी से यूजिन के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे थे। तब सियोजिन उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों उसके परिवार के पीछे पड़े हैं, वो लोग उनसे क्या चाहते हैं। वो आदमी बोला, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस तुम्हारी बेटी चाहिए। असल में ये लोग एक ऐसे धार्मिक पंथ का हिस्सा है जो छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाबा से अलग करके उन्हें भगवान के आसन में विराजमान करते हैं और अंधभक्त की तरह उन्हें पूछते हैं। और हायोन को भी उन्होंने इसीलिए अगवा किया था, मगर वो वहाँ से किसी तरह भाग निकली और चाकू से खुद को चोट पहुँचाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो उन्हीं को चुनते हैं जिन बच्चों के शरीर में किसी तरह का घाव नहीं हो। और उस दिन पार्किंग लॉट में अपनी बेटी हायोन के बारे में पूछने के लिए जब वो आदमी यूजिन के पीछे पीछे गया तो उसने उसे वही मार डाला। सियोजिन समझ गया कि उसकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पूरा जोर लगा के किसी तरह उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे उसके साइकोलॉजिस्ट का मैसेज आया कि वो यूना को लेकर उसके घर जा रहा है। सियोजिन ने तुरंत अपने डिटेक्टिव को फोन किया और घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर पूरी कहानी पलट चुकी है। शिकारी शिकार बनने का नाटक कर रहा है। दरअसल यूजिन ने घर के कोने कोने में सियोजिन की गैर मौजूदगी में कैमरा लगा दिए थे, यानी कि वो जानबूझकर सियोजिन को उकसाती थी ताकि वो उस पर हाथ उठाए, और वो हर एक वारदात कैमरे में कैद हो चुके हैं। बची कुची कसर उसके साइकोलॉजिस्ट ने आकर पूरी कर दी। उसने सबके सामने आकर इस बात की गवाही दी कि सियोजिन की मानसिक हालत कुछ हफ्तों से ठीक नहीं है। उसी के कहने पर घर वालों ने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाए थे। सियोजिन को चाइल्ड अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस के केस पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो बार बार कहता रहा कि ये सभी किसी धार्मिक पंथ से जुड़े हुए हैं, ये उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन सभी की पीठ में एक तरह का निशान है, मगर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसकी गिरफ्तारी के बाद यूजिन ने उसके पास जाकर कहा कि तुम हमेशा अपने काम में मशरूफ रहते थे, अपने परिवार को कभी समय नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी डिप्रेशन में जाती रही। और इसी दौरान मेरी उससे मुलाकात होती है। मैंने उसे अपने धार्मिक पंथ का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे हमें दोस्ती हुई। कुछ समय गुजर जाने के बाद हमने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि उसकी बेटी को एक महान काम के लिए चुना गया है और इसीलिए उसे अपनी बेटी की कुर्बानी देनी होगी। और धीरे धीरे उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वो ये सारी बातें सियोजिन को बताना चाहती थी, और जिस दिन उसने तय किया कि वो ये सब सियोजिन को बता देगी, उसी दिन कार दुर्घटना के जरिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। ये सारी घटना सुनने के बाद सियोजिन अपना आपा खो देता है और चिल्ला चिल्ला कर यूजिन को गालियां बकने लगता है। लेकिन ये सारी हरकतें उसी के खिलाफ जा रही थी और यूजिन चुपचाप गाड़ी से उतरकर यूना को साथ में लेकर चली जाती है। इधर पुलिस स्टेशन जाते हुए सियोजिन ने पुलिस ऑफिसर्स को समझाने की बहुत कोशिश की। कई बार कहा कि एक बार उसके अपार्टमेंट जाकर देखे वहाँ की किसकी लाश पड़ी है, मगर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। और हाईवे पे इसी खींचातानी की वजह से पुलिस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे की सीट में बैठे दोनों ऑफिसर बुरी तरह घायल हो जाते हैं और सियोजिन वहाँ से भाग निकलता है। तभी पीछे से आती एक कार में वो लिफ्ट मांगता है और उससे कहकर अपने पुराने अपार्टमेंट जाना चाहता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, जिस तरफ उसका अपार्टमेंट है वो कार ड्राइवर उल्टी तरफ गाड़ी चला रहा है। इतने में पीछे से सियोजिन का वही साइकोलॉजिस्ट निकलकर उसका गला दबा देता है और गाड़ी के अंदर ही उन तीनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मगर सियोजिन किसी तरह उन दोनों को मात देकर गाड़ी लेकर अपनी बेटी यूना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि यूजिन यूना को लेकर अपने धार्मिक मठ की तरफ निकल पड़ी है। वो बीच जंगलों से यूना को खींचते हुए लेकर जा रही है और तभी वहाँ पीछे से सियोजिन पहुँचता है। उसे देखते ही यूना अपने बाबा की तरफ दौड़ पड़ती है। सियोजिन यूजिन से बार बार पूछता है कि तुम कौन हो, आखिर हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो, छोड़ दो हमारा पीछा, हमारी जिंदगी से चली जाओ और मैं वादा करता हूँ कि मैं पुलिस से कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यूजिन इसके लिए राजी नहीं, क्योंकि उसने जब से होश संभाला है वो इसी धार्मिक पंथ का हिस्सा है। वो बचपन से
उस भगवान के आसन पर विराजमान थी, लेकिन आज उसे अपनी जगह एक और पवित्र बच्चे को उस आसन पर बिठाना होगा और अब वहां बैठने की यूना की बारी है। उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। यूजन के हाथ में चाकू है और वो सियोजिन को मारने की कोशिश कर रही है। इसी तरह लड़ते लड़ते अब की बार वो चाकू सियोजिन के हाथों में आ जाता है। ये देखकर यूजिन कहने लगी, मैं तुम्हारी खोई हुई बहन हूँ, मैं ही यूजिन हूँ। अगर उस दिन मेले में तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा होता तो हम कभी नहीं बिछड़ते। याद करो, उस दिन मेले में तुम्हारे हाथों में एक नीले रंग का गुब्बारा था। ये सुनकर सियोजिन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे वो दिन याद आने लगता है और उसके हाथों से चाकू छूट जाता है। वो सच में यकीन कर लेता है कि वो यूजिन ही है। इन दोनों की लड़ाई के बीच डर कर यूना खाई के पास खड़े चट्टान के पास पहुंच गई। सियोजिन उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर यूजिन उसे धक्का देने की कोशिश करती है और इस फिराक में वो खुद खाई में गिरने लगती है। लेकिन सियोजिन उसका हाथ थामे रहता है और तभी उसकी आंखों के सामने पार्क का वो मंजर आ जाता है, जहाँ पर उसके हाथों में नीला नहीं बल्कि पीला गुब्बारा था। ये बात जैसे ही वो यूजिन को बताता है, वो उसे दोबारा से कहने लगी, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते। याद ही माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था कि मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं यूजिन हूँ। लेकिन इस बार सियोजिन ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कहा कि भले ही तुम मेरी बहन हो, भले ही हमारे रगों में एक ही खून बह रहा हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी वो बहन नहीं जो उस दिन मेले में खोई थी। तुम कोई और ही हो, क्योंकि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। और उसका हाथ छोड़ने के साथ ही यूजिन खाई में गिरकर हमेशा के लिए गुम हो गई। आज सियोजिन की वजह से एक ऐसे धार्मिक पंथ का पर्दाफाश हुआ है जो मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है, उन्हें उनके परिवार से अलग करके उनका बचपन छीनकर उन्हें भगवान बनाने का अंधा ढोंग करता है। आज सियोजिन, उसकी बेटी और उसका पूरा परिवार हंसी खुशी से रह रहे हैं और अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने काम के साथ अपने परिवार को भी समय देता है। हालांकि उसकी माँ को अभी यकीन है कि यूजिन कहीं जरूर है और एक दिन वो जरूर लौट आएगी। और फिर एक दिन सियोजिन के ऑफिस में यूजिन का डीएनए रिपोर्ट आता है, जिसे वो कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे नहीं जानना कि वो असल में उसकी बहन थी या नहीं, क्योंकि उसने मन से मान लिया है कि वो उसकी बहन यूजिन हो ही नहीं सकती। वो जरूर उस दुनिया में कहीं है और वो जहाँ भी है खुश होगी। इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।